नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, मालदा में और आसपास की जगहों पर जो कुछ हो रहा है, या कहें पूरे पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, वो आने वाले समय में जो भयंकर तूफान आने वाला है, संकट आने वाला है बड़ा, उसका सिर्फ संकेत मात्र है। ये शुरुआत है। अगर आप समझ रहे हो कि ये पीक है, ये शिखर है समस्या की, तो आप बिल्कुल गलतफहमी में हैं। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की आबादी 1941 के सेंसस के मुताबिक 41.7% था और 2011 के सेंसस के जनगणना के मुताबिक 32.2% रह गया। और आज कितना होगा इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। 2011 और 2025 14 सालों में केवल बात पश्चिम बंगाल की या मुर्शिदाबाद की नहीं, पूरे देश में डेमोग्राफी जिस तरह से बदली है, और इसके लिए आपको किसी सरकारी आंकड़े की ज़रूरत नहीं है, जनगणना की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानकारी चाहते हैं, जनगणना की ज़रूरत तो है, लेकिन मैं दूसरे संदर्भ में कह रहा हूँ कि अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो देश के किसी शहर में चले जाइए, आपको वो बदलाव दिखाई देगा जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। किसी भी देश में डेमोग्राफी के बदलने के दो तरीके होते हैं, एक ऑर्गेनिक तरीका होता है, एक इनऑर्गेनिक तरीका होता है। तो ऑर्गेनिक तरीके से जब डेमोग्राफी बदलती है तो उसकी अलग चुनौतियां होती हैं, देश के लिए भी, समाज के लिए भी, अर्थव्यवस्था के लिए भी, विकास के लिए भी, यानी जीवन के हर क्षेत्र में एक नई चुनौती सामने आती है और उन चुनौतियों का मुकाबला करने, उनसे निपटने का रास्ता भी खोजना पड़ता है और समाज और देश खोजते रहते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है वो कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाज़ा जब ये शुरू होती है तो बिल्कुल नहीं लगता है। और भारत जैसे देश को तो इस मामले में और ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए। हमारे देश का बंटवारा हो चुका है, किस नाम पर हुआ, किस आधार पर हुआ, ये आपको पता है। तो ऐसे में ये जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है, और जब मैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात कर रहा हूँ तो मैं इन विदेशी घुसपैठियों की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की बात कर रहा हूँ। भारत सरकार को भी पता नहीं है कि पूरे देश में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और कितने रोहिंग्या हैं। कोई संख्या नहीं है, किसी को मालूम नहीं, किसी राज्य सरकार को नहीं मालूम है, केंद्र सरकार को नहीं मालूम है। आंकड़े हैं, पुराने हैं और अनुमान के आधार पर है। क्योंकि कितने लोग आए, शायद इसका अंदाज़ा कुछ मोटे तौर पर आपको शुरू में रहा होगा, लेकिन अब वो देश के अलग अलग हिस्सों में फैल कर कहाँ आबादी बढ़ा रहे हैं, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो सवाल ये है कि समस्या का हल क्या है, क्योंकि ये समस्या केवल ये नहीं है कि डेमोग्राफी बदल रही है, समस्या ये है कि देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ रही है और ये खतरा दिन पर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जो तर्क दिया जाता है ना, जैसे ही बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात होती है तो लोग कहते हैं 10-11 साल से तो नरेंद्र मोदी की सरकार है केंद्र में, बीएसएफ आपके हाथ में है, सीमा सुरक्षा बीएसएफ के हाथ में है, तो कैसे आ रहे हैं। ये तर्क जो है दरअसल उन घुसपैठियों के समर्थन में, उनके समर्थकों का है। एक बात उनको मालूम होगी, लेकिन उसको वो बोलना नहीं चाहते कि ये जो घुसपैठिए आ रहे हैं ये सब जो है सीमा से नहीं आ रहे हैं। एक बात, आप पूरी सीमा की फेंसिंग कर लीजिए, सीमा की फेंसिंग में दिक्कत आ रही है, ये भी बात सामने है कि राज्य सरकार जो है ज़मीन नहीं दे रही है फेंसिंग के लिए, लेकिन उसके अलावा ऐसे इलाके हैं जहाँ फेंसिंग हो ही नहीं सकती। नदी, नाले और खाई, बड़े गड्ढे, इस तरह का जो टेरेन है उसमें आप फेंसिंग नहीं कर सकते, तो वो आपका पोरस बॉर्डर बन जाता है। दूसरा, जो ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी अब आ रहे हैं बड़ी संख्या में, ये सुंदरबन से पानी के रास्ते आ रहे हैं, नाव में आ रहे हैं। अब देखिए, इस तरह का कोई ऑपरेशन तो जो है ये सरकार कर नहीं सकती जो सीपीएम की सरकार ने किया था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में बांग्लादेश से आए हिंदू रिफ्यूजियों को, शरणार्थियों को बसाया गया था मारी झापी में, और वहाँ आने जाने का रास्ता केवल पानी का रास्ता था, नाव से, मोटर बोट से, स्टीमर से, यही तरीका था। राशन पानी उसी से जाता था, सुरक्षा बल उसी से जाते थे,
एक दिन वहाँ की बिजली काटी, पानी काटा पश्चिम बंगाल की सरकार ने, और गोली चलवा कर कई हजार लोगों को मार दिया। पूरे देश में कहीं कोई चूं चपड़ नहीं हुई, क्योंकि मारे जाने वाले हिंदू थे। सीपीएम की सरकार उसके बाद भी चुनाव जीतती रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को कहीं बसाकर और मार दीजिए, बिल्कुल नहीं। फिर सवाल आता है कि तरीका क्या है। आजकल बात हो रही बहुत ज़्यादा वक्फ संशोधन विधेयक के बाद कि अब अगला नंबर यूसीसी का आना चाहिए। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुकी है, दूसरे कई राज्य जो है इस दिशा में काम कर रहे हैं। ये भी चर्चा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। ये संविधान के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनमें भी कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जजमेंट हैं, उनमें भी सरकार से कहा गया कि जो है यूसीसी जो है लाना चाहिए। लेकिन देश की इस समय ज़रूरत ज़्यादा किस बात की है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूसीसी की ज़रूरत नहीं है, बात प्राथमिकता की होती है। बात इसकी है कि देश की आंतरिक सुरक्षा के खतरे को टाला कैसे जाए अगर पूरी तरह से रोका न जा सके। तो मुझे लगता है यूसीसी से पहले एनआरसी की ज़रूरत है, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर। हमें मालूम तो हो कि हमारे नागरिक कौन हैं, घुसपैठिया कौन है। वो ट्रंप की भाषा में ही उनको संबोधित किया जाना चाहिए, उनको परिभाषित किया जाना चाहिए कि ये एलियन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। ये हमारी सरकार, हमारे समाज, हमारे देशवासियों की मर्जी के बिना हमारे देश में घुसकर आ गए हैं और हमारे देश के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात इतने तक होती तो भी गनीमत होती। ये देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहे हैं। ये आतंकवादियों का साथ देते हैं, देश विरोधी जो ताकतें हैं उनका साथ देते हैं, उनका हथियार बनते हैं, उनके लिए हथियार चलाते हैं। ये हर वो गैर कानूनी काम करने को तैयार है जिससे भारत देश का नुकसान हो, चाहे हथियारों की तस्करी हो, चाहे मादक पदार्थों की तस्करी हो। अब कोई मुझे बता रहा था, मेरे पास इस खबर की पुष्टि के लिए कोई आधार नहीं है कि मुर्शिदाबाद में अफीम की खेती बहुत तेज़ी से हो रही है। अब कितना सच है कितना गलत है पता नहीं, लेकिन आप समझिए कि मणिपुर में जो कुछ हुआ उसमें सबसे बड़ा योगदान इसी अफीम की खेती के धंधे का था। इसी अफीम की खेती के धंधे को एन बीरेन्द्र सिंह ने समाप्त किया। हजारों एकड़ में जो फसल लगी थी उसको जलवा दिया, ख़त्म करा दिया। और उनके खिलाफ क्या हुआ, किस तरह का विद्रोह हुआ, किस तरह का आंदोलन चला, किस तरह की हिंसा हुई, आपको मालूम है। ये टेरर फंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स है दुनिया भर में। एक समय इसका सबसे बड़ा सोर्स था अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ने पूरी तरह से इसको ख़त्म कर दिया। तालिबान जब आया उसने पूरी तरह से अफीम की खेती का धंधा बंद करा दिया। तो अब भारत के नॉर्थ ईस्ट पर नज़र है और मणिपुर में ये बड़े पैमाने पर हो रहा था और पहाड़ी इलाकों में हो रहा था। और पहाड़ी इलाकों में आपको मालूम है कुकी समाज के लोग रहते हैं, वो इसकी सुरक्षा करते थे। उनको दोनों तरह का फ़ायदा था, उनको इससे पैसा भी मिलता था, इसके अलावा हथियार मिलते थे और उनका पॉलिटिकल दबदबा बना रहता था। लेकिन हम बात घुसपैठियों की कर रहे हैं। अभी घुसपैठियों से निपटने का तरीका क्या है? तो पहली शर्त, पहला काम उनकी पहचान। हम जिसको पहचानते ही नहीं उसके खिलाफ एक्शन क्या लेंगे? जब तक उनकी निश्चित पहचान, उनकी गणना, उनका आकलन, कहाँ रहते हैं और किन इलाकों में रहते हैं, इसकी पहचान नहीं होगी तब तक कोई एक्शन नहीं हो सकता। अब दूसरा सवाल आता है, लोगों के मन में होता है कि भाई सरकार है 10 साल से 11 साल से मोदी जी की, तो क्यों नहीं इन घुसपैठियों को जो है वो डिपोर्ट कर देते। डिपोर्टेशन इतना आसान नहीं है और वो प्रक्रिया इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी होगा भी नहीं। दूसरा, हमारे यहाँ इस तरह के कामों में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है, बल्कि कहें 2 बाधाएं हैं। एक, इन घुसपैठियों और इन इलीगल इमिग्रेंट्स के सहायक या इनके जो है पालनकर्ता, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है इनके यहाँ बने रहने में। और दूसरा, अदालतें। अदालतों को आतंकवादी हो, नक्सली हो या फिर
इलीगल इमिग्रेंट हो, घुसपैठिया हो, उनके मानवाधिकार की बहुत चिंता सताती है। दिल्ली में अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रोहिंग्या के बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन मिला है। आप किसी और देश में इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि जो वर्ग इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा है, उसको हम पाल पोस रहे हैं और उसको न्यायिक संरक्षण मिला हुआ है। ये इतना आसान सब नहीं है। तो डिपोर्टेशन जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं होना चाहिए या उसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसकी कोशिश जारी रहनी चाहिए। ये ऐसी समस्या है जिसका कोई एक हल नहीं है। ये मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी नहीं होगी तब तक इस समस्या का हल नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना है कि इसकी शुरुआत, इसका पहला कदम और सबसे प्रभावी कदम जो हो सकता है वो है इनको डिसएनफ्रेंचाइज करना, इनका मताधिकार छीनना। ये जो इनके जरिए वोट का खेल चल रहा है, जब तक उस पर प्रहार नहीं होगा, जब तक उसको नहीं रोका जाएगा, तब तक ये अवैध घुसपैठिया आते रहेंगे, इनको संरक्षण मिलता रहेगा। आप सोचिए कि कैसे इनका आधार कार्ड बन जाता है, वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, दूसरे पहचान पत्र बन जाते हैं और सब तरह की सुविधा मिल जाती है, बिजली पानी का कनेक्शन मिल जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी पहला कदम एनआरसी, दूसरा कदम इनके मताधिकार को ख़त्म करना। जो भारत का नागरिक नहीं है वो वोटर नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए, और उसकी पहचान करके उसको वोटर लिस्ट से हटाया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के बारे में विपक्ष बहुत आरोप लगाता है कि मोदी के हाथ की कठपुतली है। मेरा मानना है कि इलेक्शन कमीशन ने पिछले 10-11 सालों में इस सरकार के खिलाफ जितना काम किया है किसी और ने नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का जो नाकारापन है उसकी कीमत पूरा देश चुका रहा है। आप कोई कायदे से वोटर लिस्ट नहीं बना सकते, वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हैं उनको दूर नहीं कर पा रहे हैं। वोटर लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम कैसे हैं जो जीवित नहीं हैं या जो इलीगल तरीके से देश में आए हैं, ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से उनका नाम निकालने का काम किसका है? पश्चिम बंगाल की ही बात कीजिए। पश्चिम बंगाल में आधी समस्या हल हो जाए, चुनाव की दृष्टि से कह रहा हूं, अगर चुनाव आयोग कायदे से, ईमानदारी से वोटर लिस्ट बनवा दे। आज़ादी के 77 साल हो गए, आज तक एक वोटर लिस्ट क्यों नहीं बनी? लोकसभा के लिए अलग वोटर लिस्ट है, विधानसभा चुनाव के लिए अलग है, स्थानीय निकाय पंचायत के लिए अलग वोटर लिस्ट है। आखिर क्यों? वोटर तो इसी देश के हैं, इसी देश के नागरिक वोटर बन सकते हैं। तो क्यों अलग अलग सूचियां हैं और क्यों सभी सूचियों को मिलाकर एक सूची नहीं बन पाई? क्यों इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर नहीं कर सकता पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में कि चुनाव के समय पोलिंग बूथ के अंदर भी सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होंगी? क्या होता है? बड़ा हल्ला होता है कि सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी में चुनाव होना चाहिए। चुनाव आयोग सेंट्रल फोर्सेस मांगता है होम मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री दे देती है। अब वो सेंट्रल फोर्सेस पहुंचती हैं जब, तो वो उस जिले, जिस जिले में पहुंचती हैं उस जिले के डीएम के अंडर होती है। डीएम जहां डिप्लॉय करेगा वहीं उनको जाना होगा। और किसी भी चुनाव को उठाकर देख लीजिए, जहां जहां सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हुआ है, पोलिंग बूथ के अंदर या पोलिंग बूथ पर नहीं होती है। पोलिंग बूथ से कुछ दूर उनका डिप्लॉयमेंट होता है और उस अंदर के घेरे में स्थानीय पुलिस होती है। तो जो सत्तारूढ़ दल को जो गड़बड़ी करनी है वो करता ही है। फिर वो चुनाव के बाद दावा करता है जीत के बाद कि देखिए सेंट्रल फोर्सेस लगा ली तब भी हमको रोक नहीं पाए। तो ये चुनाव की धांधली, और इसको रोकने के लिए पहला कदम फिर कह रहा हूं कि एनआरसी, वोटर लिस्ट में सुधार, और जो इस देश का नागरिक नहीं है वो इस देश का वोटर नहीं हो सकता। ये अभियान वॉर फुटिंग पर चलाने की ज़रूरत है। बिना इसके इसका कोई हल नहीं है इस समस्या का। ये समस्या ठीक होने की बजाय दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि अपने देश में एक बड़ा वर्ग है, राजनीतिक वर्ग है, जिसको सिर्फ अपना राजनीतिक हित दिखाई देता है।
उसको देश के हित से कोई मतलब नहीं है, देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ रही है इसकी चिंता नहीं है। उसके लिए वो अवैध घुसपैठिया, बांग्लादेशी घुसपैठिया, वो रोहिंग्या जो उसको वोट देने के लिए तैयार है, वोट देता है, जो उसका कैप्टिव वोटर है, वो ज़्यादा प्रिय है भारत के कानूनी नागरिक की तुलना में। तो जब तक इसको आप नहीं बदलेंगे, पश्चिम बंगाल की समस्या का हल ढूंढते रहिए। आज पश्चिम बंगाल में है, कल असम में होगा, केरल में हो रहा है, झारखंड में आपने अभी देखा हाल में चुनाव हुआ तो क्या स्थिति थी, किस तरह से आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, किस तरह से वहाँ बचाया जा रहा है इन घुसपैठियों को, और ये धीरे धीरे पूरे देश में हर राज्य में फैलेगा। और ये जो अचानक आपको बाढ़ दिखाई दे रही है घुसपैठियों की, ये इसी वजह से है कि उनको कहीं से संरक्षण मिल रहा है और उस संरक्षण को सख्ती से रोकने की कोशिश नहीं हो रही है। तो फिर कह रहा हूं कि एनआरसी 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 के बिना इस समस्या की हल की दिशा में आप एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। तो किसी भी सूरत में केंद्र सरकार को चाहिए कि एनआरसी का कानून लाए और एनआरसी लागू करे। हम सब लोगों को, जो भी भारत के नागरिक हैं, उनको पता होना चाहिए कि कौन वास्तविक नागरिक है और कौन घुसपैठिया है, बाहर से आया है और हमारी नागरिकता लेकर हमारे ही खिलाफ काम कर रहा है। तो पश्चिम बंगाल की समस्या केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, वो पूरे देश में फैल रही है और बहुत तेज़ी से फैल रही है। ये सिर्फ बयानों से नहीं रुकने वाला। इन पार्टियों के खिलाफ, जो पार्टियां इनको संरक्षण देती हैं, उनके खिलाफ आरोप लगाने से नहीं रुकने वाला है। तो पहला कदम फिर कह रहा हूं कि जो अवैध नागरिक बने हुए हैं, जो अवैध रूप से इस देश में आए हैं, उनको निकालने से पहले उनका मतदान का अधिकार, मताधिकार, उसको समाप्त कीजिए। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये जो वोट बैंक की राजनीति है, इस पर सबसे बड़ा कुठाराघात इसी से लगेगा, सबसे बड़ा प्रहार इसी से होगा। सवाल यह है कि क्या ये होगा, या मेरा सवाल इससे भी बड़ा है, क्या ये होने दिया जाएगा। और मैं इसमें सबसे बड़ी बाधा अगर किसी को मानता हूं तो इस देश की अदालत और ख़ासतौर से सर्वोच्च अदालत हो। इस देश की सर्वोच्च अदालत जो है, देश के हित में जैसे सोचना चाहिए वैसे नहीं सोचती है। कानून में, संविधान में जो लिखा हुआ है, जो शब्द लिखे हुए हैं, केवल उनका पालन करने से देश नहीं बचते हैं, उसकी भावना को भी देखना पड़ता है। देश की सुरक्षा को, देश के हित को भी देखना पड़ता है। मानवाधिकार की चिंता होनी चाहिए, लेकिन क्या मानवाधिकार की चिंता देश की सुरक्षा और देश के अस्तित्व से बड़ा है? ये सवाल इस देश के बौद्धिक वर्ग और ख़ास तौर से मेरा मानना है कि अदालतों को ज़रूर सोचना चाहिए कि वो देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को सुविधा देकर, जो सुविधा इस देश के मूल नागरिक को मिलनी चाहिए, वो सुविधा देकर वो क्या साबित करना चाहते हैं, किस तरह का संदेश देना चाहते हैं। तो समस्या बहुत गंभीर है और ये बहुत विकट होने वाली है आने वाले दिनों में। अगर हम चेते नहीं तो पछताने के लिए भी समय नहीं रहेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।